Hello my dear students. So let's continue with our next topic, which is exercise numerical number 2. A 4.5 centimeter needle is placed. 4.5 centimeter needle मतलब needle हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर. इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. यहां पे आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है एंड इट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे. सो यू हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर. दिस इज द पोल P. बट हियर व्हाट वी कैन से, ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर. तो u जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से हो जाएगा -12 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. सो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ राइट हैंड साइड होती है तो वो हो जाएगी +15 सेंटीमीटर. गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन. ओके, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज मीन्स इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है और उसका मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है. चलो फिर लिखना है, क्या है क्वेश्चन में, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर. मतलब ये ऑब्जेक्ट को हम मिरर से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा. चलो ये P है, यहां पे कहीं पे F होगा और यहां पे होगा C. ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं इमेज डिस्टेंस क्या है. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. सो f की जगह लिखो 15, v हमें फाइंड करना है और u होगा -12. ठीक है, सो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12. Therefore v is equal to 1/15 plus 1/12. ठीक है, so v is equal to 12 plus 15 by 12 into 15. That's why v is equal to 12 into 15 by, ये हो जाएगा 27. 3 4 जा 3 9 जा. ठीक है, 3 5 जा 3 3 जा. सो यहाँ पे आपको v की वैल्यू मिलेगी 20/3. 20/3 मतलब v हमें मिला 6.66 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है. पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि हमारा जो v है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि हमारा जो v है वो मिरर के राइट हैंड साइड होगा, यहां पे होगा. अब पोल से f का डिस्टेंस, फोकल लेंथ हमें दिया है 15, तो ये डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर और इमेज इतने डिस्टेंस पे है, मतलब इमेज इसकी यहीं पे कहीं पे होगी. हमने बताया था थियोरी सेक्शन में कि जब इमेज राइट हैंड साइड पे होती है तो वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट. मिरर के केस में याद रखो, लेंस हो और इमेज अगर राइट हैंड साइड पे बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, बट मिरर में राइट हैंड साइड होगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी. ठीक है, तो मतलब हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया. हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना था. भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू -v/u. सो m इज इक्वल टू माइनस v कितना मिला, v मिला हमें भाई 6.66, तो v की जगह लिखो 6.66 बाय u. u की वैल्यू कितनी है, -12. ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हमें मिला +0.55. मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम मिली, मतलब इमेज ऑब्वियसली छोटी होगी. तो यहाँ पे फाइनल इमेज कैसी बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज.
वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अच्छा, हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि What happens as the needle is moved farther from the mirror? अगर हम इसको मिरर से दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज में क्या फर्क पड़ेगा, इमेज कहाँ जाएगी। मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते इनफाइनाइट पे ले गए। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है तो इमेज कहाँ आती है, एफ पे। इमेज कहाँ आती है, एफ पे, और एफ पे आएगी, इससे भी छोटी बनेगी, तो में भी इमेज तो इतनी होगी, एकदम छोटी होगी। तो ऑब्जेक्ट को अगर दूर ले जाते हैं तो इमेज भी टुवर्ड्स द एफ जाएगी, मतलब वो मिरर से दूर राइट साइड पे जाएगी। ठीक है, चलो, सो यहां पे लिखेंगे कि एज वी मूव ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड, image will also move far from the mirror but on the right hand side and your image will never cross the principal focus f। इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगी आपकी इमेज। ठीक है, चलो अब देखते हैं सम नंबर 3। A tank is filled with water to a height of 12.5 सेंटीमीटर। देखो, ये आपका टैंक है, उसमें पानी भरा है और पानी जो है वो कितने हाइट तक भरा हुआ है, तो भाई 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक हमने पानी भरा हुआ है। The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank। भाई टैंक का जो बॉटम है ना, उसमें एक नीडल है, ये रही, ये रेड पेन से जो हमने ड्रॉ किया वो नीडल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अपरेंट डेप्थ मतलब हमें जो दिखता है उसको अपरेंट बोलते हैं। Apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। मतलब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ये नीडल जो है यहां पे दिखी, ये हाइट हमें दे रखी है 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं। हम कहां से देख रहे हैं, हम बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, चलो, तो क्या होगा फॉर्मूला में, HI/HO इज इक्वल टू N ऑब्जर्वर बाय N ऑब्जेक्ट। HI/HO इज इक्वल टू N ऑब्जर्वर बाय N ऑब्जेक्ट। चलो, तो हाइट ऑफ इमेज मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था कि ये जो है रेड वाला, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। देखो, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। ठीक है, जो भी हाइट हम मेजर करते हैं वो टॉप मोस्ट सरफेस से ही मेजर करते हैं। तो इमेज की हाइट हमें मिली 9.4 और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 12.5। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर बाहर है और बाहर क्या है, एयर। तो ऑब्जर्वर एयर में है तो यहां पे आ जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, पानी में, तो यहां पे आ जाएगा पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से है भाई, टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला आपको कहीं पर भी दिया नहीं है। थियरी पोर्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है फॉर्मूला। चलो, 9.4/12.5 इज इक्वल टू एन एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें फाइंड करना है। तो इसमें से एन वाटर को अगर सब्जेक्ट बनाए
तो होगा 12.5 बाय 9.4, तो ये होगा हमारा एन वाटर 1.33। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे क्या फाइंड करना है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अगर ये पानी की जगह अगर लिक्विड डाल देते हैं, मान लो कि अब ये लिक्विड है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दिया हुआ है 1.63 अप टू द सेम हाइट, इतनी हाइट तक हम लिक्विड डालते हैं। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। मतलब ये क्या कहने चाहते हैं कि अभी हमको इमेज यहां पे मिल रही थी, मतलब हमारा जो माइक्रोस्कोप है हमने उसको यहां पे फोकस किया है, कितना, सरफेस से 9.4 के डेप्थ पे। अब पानी डाल देंगे तो हमें कहां फोकस करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, मतलब पानी ये मतलब ये लिक्विड डालने के बाद अब इमेज कहां मिलेगी वो देखते हैं। सेम फॉर्मूला HI/HO, तो अब इमेज कहां मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही है 12.5। एन ऑब्जर्वर तो बाहर ही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब ऑब्जेक्ट पानी में नहीं है, अब ऑब्जेक्ट लिक्विड में है, तो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट में एन लिक्विड होगा और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.63। सो हाइट ऑफ इमेज इज 12.5 बाय 1.63, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आया, 7.67 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है हमारा फॉर्मूला, HI/HO इज इक्वल टू एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर तो बाहर ही है, ऑब्जेक्ट पानी की जगह हमने लिक्विड डाल दिया है, तो यहाँ पे अब एन वाटर की जगह आएगा एन लिक्विड नीचे, और एन लिक्विड 1.63 दिया है तो हमने वो डाल दिया, बाकी की डेटा तो आपको पता ही है। तो हमें इमेज की हाइट जो है 7.67 पे मिली, मतलब इमेज जो है वो और ऊपर चला गया, 7.67 मतलब यहां पे कहीं पे चला गया। ठीक है, क्योंकि इतना अगर ये अगर 9.4 है तो इतना होगा हमारा 7.7, ये इतना सरफेस से। ठीक है, तो पहले हमारा माइक्रोस्कोप जो यहां पे फोकस किया था उसको यहां फोकस करना पड़ेगा, तो माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 9.4 माइनस 7. ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली होगा 9.4 माइनस 7.7 मतलब 1.73। इतना शिफ्ट करना पड़ेगा हमें माइक्रोस्कोप को अप साइड। सो वी हैव टू शिफ्ट माइक्रोस्कोप by 1.73 centimeter to view the image। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 4, figure A and B show refraction of a ray in air incident at 60 degree with normal to glass air and water air interface. Okay, predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence is 45 degree with the normal to a water glass interface। फिगर नंबर सी। इतना बड़ा क्वेश्चन है बट शॉर्ट में देखें तो भाई क्या कहना चाहता है ये, मान लो ये है एयर और ऊपर वाला सरफेस जो है वो है ग्लास, रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये है 60 डिग्री। अब एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर टू डेंस जा रहा है, तो बैंड होगा, ये ऐसे बैंड हो गया। डायग्राम सारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, बस उसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखो तो एयर ऊपर है
और वाटर नीचे है, ठीक है। ये रे इंसिडेंट हुआ 60 डिग्री पे और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ कितने एंगल पे, 47 डिग्री के एंगल पे। ये सी है और यहाँ पे अगेन नीचे है वाटर। रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट हुआ नॉर्मल 45 डिग्री एंड यहाँ से थोड़ा ऐसा बेंड हुआ। ये कितना है, ये एंगल ही फाइंड करना है और यहाँ है ग्लास, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक के लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम, हर एक के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। तो ये केस के लिए रे यहां से जा रहा है तो n1 में क्या हो जाएगा, n air n1 sin 60 इज इक्वल टू n2 मतलब सामने वाली मीडियम, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। यहां पे देखो n1 मतलब n air sin 60 इज इक्वल टू n water sin 47, ठीक है, क्योंकि रे ऐसे आ रही है। अब रे यहां पे देखो तो ऐसे जा रही है तो n1 की जगह n water sin 45 इज इक्वल टू n ग्लास साइन थीटा। ये हमें फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ थीटा लिखा है। चलो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि n air बाय n ग्लास इज इक्वल टू साइन 35 बाय साइन 60। यहां पे लिख सकते हैं कि n air बाय n वाटर इज इक्वल टू साइन 47 बाय साइन 60। ये हो जाएगा n वाटर बाय n ग्लास इज इक्वल टू साइन थीटा बाय साइन 45, ठीक है। तो एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करो। सो n air बाय n ग्लास बाय n air बाय n वाटर, ठीक है। 1 और 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं। चलो तो दोनों के लेफ्ट साइड डिवाइड हो गए। साइन 35 बाय साइन 60 बाय साइन 47 बाय साइन 60, ठीक है। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो क्या होगा, n air इंटू n वाटर बाय n air इंटू n ग्लास। ये हो जाएगा साइन 35 इंटू साइन 60 बाय साइन 60 इंटू साइन 47। तो n air कैंसिल हो गया, बचा क्या, n वाटर बाय n ग्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन 60 का तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 35 बाय साइन 47। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करने से हमें मिला इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देखो। तो उनकी राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 35 बाय साइन 47 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय साइन 45, ठीक है। चलो
तो नेचुरल टेंजेंट आपका जो लॉग टेबल है उसमें नेचुरल साइंस में साइन 35 की वैल्यू देखना। साइन 35 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.5736। फिर उसमें साइन 47 की वैल्यू देखना, वो मिलेगी 0.6560 साइन थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा साइन 45। साइन 45 मतलब 1/√2। 1/√2 कैलकुलेटर में करोगे तो 0.7071। कैलकुलेटर में नहीं करना हो तो लॉग टेबल में भी दिख जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू तुमको क्या मिलेगी, तो यहां पे तुमको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 0.6181। ठीक है। और वो नेचुरल साइंस में जो लॉग टेबल है नेचुरल साइंस 0.6181 को देखोगे तो वो आपको मिलेगा थीटा अप्रोक्सीमेटली 38.2 डिग्री। ready? So this is the solution of our numerical number 4। कुछ नहीं करना है, बस तीनों केस के लिए आपको स्नेल्स लॉ डायग्राम स्नेल्स लॉ का कंडीशन बनाना है और उसके अकॉर्डिंग टू बस आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सम नंबर 5। A small bulb is placed at the bottom of a tank। ये आपके पास टैंक है, ठीक है, एंड ये उसमें पानी भरा हुआ है। यहां पे एक बल्ब रख दिया है, दिस इज द बल्ब। बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। पानी जो है वो 80 सेंटीमीटर तक हमने भरा हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। लाइट जो है वो पूरे एरिया में से बाहर नहीं आएगी। यस, दिस इज द फैक्ट। अगर नीचे बल्ब रखा है तो पानी पूरे एरिया में से बाहर नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि पानी तो पूरे में से बाहर आएगा ना, तो एक काम करो, घर के आसपास कोई बड़ी नदी या तालाब हो तो उसके अंदर वाटरप्रूफ बल्ब डाल देना, तो क्या पूरी रिवर ग्लो करेगी? नहीं करेगी। ऑब्वियसली थोड़ा सा पार्ट ही ग्लो करेगा। हमें ये फाइंड करना है कि कितना पार्ट ग्लो करेगा। तो यहां पे क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। हमने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या देखा था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां से लाइट जो है वो ऐसे सीधा सरफेस पे ट्रैवल करेगी और इससे भी आगे जाओगे तो लाइट वापस आएगी, है ना। तो ऐसी सेम सिचुएशन यहां पर भी होगी, सरफेस पे ट्रैवल करने लगेगी। ठीक है, तो हमें जो भी एरिया दिखेगा वो इतना दिखेगा। इतने एरिया में से ही आपको लाइट बाहर आती हुई दिखेगी। ये एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पे ये क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है हमारे नॉर्मल। ठीक है, चलो तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ताकि हमें ट्रायंगल मिले। अब यहां से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की शुरुआत हो जाती, तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल। क्या हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। और यहां पे ये देखो तो ये बना हमारा Z। इतना क्या बना ये हमारा Z, दिखा। तो जहां पे भी Z बनता है ये, तो ऑब्वियसली ये भी होगा हमारा क्रिटिकल एंगल C।
ये क्या बन गया हमारा क्रिटिकल एंगल C। हमें डेटा में क्या दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.33। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला लगाएं स्नेल्स लॉ का, तो ये हमारा रे इंसिडेंट हुआ तो पानी में से जा रहा है, तो N1 मतलब N वाटर N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2। बाहर क्या है, बाहर एयर है तो N एयर, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बाहर 90 डिग्री नॉर्मल के साथ, तो ये हो गया साइन 90। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 और साइन 90 भी हो गया 1, तो N वाटर इज इंटू साइन C इज इक्वल टू 1, तो साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन N वाटर। सो साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन N वाटर, N वाटर हमें दे दिया है 1.33। ठीक है, क्या हो गया वो 1.33। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो साइन C हमारा हो गया 0.7518। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप्रोक्सीमेटली 48.7 डिग्री। ठीक है, मतलब ये C की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो नेचुरल साइंस में से लॉग टेबल में से। तो हमें ये C की वैल्यू मिल गई 48.7 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि हमें ये फाइंड करना है, ये इतना डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर हम ले ले tan थीटा, tan C इसको बोल दो मान लो R रेडियस, तो tan थीटा क्या होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, और एडजेसेंट हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब tan C की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 48.7, तो tan 48.7 डिग्री इज इक्वल टू R बाय 80 इंटू 10⁻², है ना। चलो तो यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट्स में से देखें कि भाई 48.7 डिग्री तो क्या होता है, ये होता है 1.1383 इज इक्वल टू R बाय 80 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो R क्या हो गया 1.1383 इंटू 80 इंटू 10⁻²। सो R हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर में, 1.1383 इंटू यू गया 91.064 इंटू 10⁻²। ठीक है, मतलब कि रेडियस हो गया, इसको 2 पॉइंट यहाँ पे ले जाओ तो 0.9106 मीटर। चलो तो हमें तो एरिया फाइंड करना था, तो रेडियस मिला, कितने एरिया में से बाहर आ गया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू R 0.9106 का होल स्क्वायर। अगेन इसको कैलकुलेटर करते हैं, सो .60 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया में से लाइट जो है वो बाहर आएगी। ओके, so this is your answer. This numerical is based on the TIR, total internal refraction. तो यहाँ तक अच्छे से लिखना है, हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, and if you are having any doubt you can ask me in the message section. Thank you very much my dear students.